लेक्चर-53 शासन में शुचिता के कमजोर होने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक। भ्रष्टाचार करप्शन। भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है। भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट का अर्थ है नियमों, आदर्शों और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन। आचार का तात्पर्य है व्यवहार या आचरण। अतः भ्रष्टाचार वो आचरण है जिसमें व्यक्ति स्वहित के लिए पद का दुरुपयोग करता है, संस्था की आचार संहिता, मूल्यों व नियमों का उल्लंघन करता है तथा उसके लक्ष्यों में बाधा पहुंचाता है। भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख आयाम वित्तीय लाभ, रिश्वत के लिए पद का दुरुपयोग, लोक अधिकारी द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का उपयोग व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हेतु करना, जैसे कि रिश्वत लेना, अनुचित अनुबंध देना या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना। भाई भतीजावाद एवं पक्षपात के माध्यम से पद का दुरुपयोग, जब पदाधिकारी अपने रिश्तेदारों, मित्रों या प्रियजनों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियुक्ति, पदोन्नति या संसाधन वितरण में पक्षपात करता है, जिससे योग्यता व निष्पक्षता कोई उपेक्षा होती है। स्वहित में कार्य कर संस्था के अंदर हितों को क्षति पहुंचाना तथा उसकी आचार संचय का उल्लंघन करना। जब कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए ऐसे निर्णय लेता है जो संस्था के उद्देश्यों, मूल्यों व नैतिक आचरण के मानकों के प्रतिकूल हों, जिससे संस्था की साख एवं कार्यक्षमता को क्षति पहुंचती है। भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण नैतिक प्रेरणा का अभाव, सामाजिक नैतिकता की गिरती मांग, संजीवन की संकीर्ण अवधारणा, सांस्कृतिक ढांचा, अर्थव्यवस्था का मौजूदा मॉडल, नौकरशाही का ही गलवादी ढांचा, चुनाव सुधारों का अभाव, संस्थागत सुधारों की कमी, प्रभावी कानूनी ढांचे का अभाव, नैतिक प्रेरणा का अभाव। मैं नैतिक क्यों बनूं? इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिलना। जब शासन तंत्र और समाज में ईमानदारी को मान्यता नहीं मिलती, तो व्यक्ति नैतिक आचरण की आवश्यकता नहीं समझता। नैतिक आचरण की प्रेरणा का अभाव, जब किसी संस्था या शासन व्यवस्था में नैतिक आचरण को प्रोत्साहन नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत ईमानदारी के लिए व्यक्ति को हानि, दंड, स्थानांतरण या सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो नैतिक बनने की प्रेरणा स्वतः ही क्षीण हो जाती है। यदि एक ईमानदार अधिकारी को केवल इसलिए स्थानांतरित, निलंबित या प्रताड़ित किया जाए क्योंकि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा है, और वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारियों को पुरस्कार, प्रशंसा या उच्च पद प्राप्त होते दिखाई दें, तो ये संदेश जाता है कि नैतिकता केवल एक आदर्श है जिसका पालन व्यावहारिक नहीं। इस प्रकार की स्थिति में संस्था की संरचना ऐसी बन जाती है जहां नैतिकता अपवाद बनकर रह जाती है और भ्रष्टाचार सामान्य व्यवहार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति जो पूर्व में नैतिकता के पथ पर चलने को प्रेरित था, धीरे धीरे उस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बनने को विवश हो जाता है। सामाजिक नैतिकता की गिरती मांग। जब समाज नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता नहीं देता और भ्रष्ट आचरण को स्वीकार्यता देने लगता है, तो इससे नैतिकता के प्रति व्यक्ति की आस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यदि समाज में भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को सम्मान का प्रतीक माना जाए और भ्रष्ट व्यक्तियों को सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रभाव प्राप्त हो, जबकि ईमानदारी और सादगी से जीवन जीने वाले व्यक्तियों को उपेक्षित या कमजोर समझा जाए, तो ये स्थिति समाज की सामूहिक चेतना में नैतिकता के प्रति मांग और सम्मान को कम कर देती है। इस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति भ्रष्टाचार को स्वाभाविक और आवश्यक साधन मानने लगता है, जिससे शासन व्यवस्था में शुचिता का ह्रास होता है। लेक्चर 54 शासन में शुचिता, भ्रष्टाचार की चुनौतियां और केस स्टडी। भ्रष्टाचार की चुनौतियां, नैतिक प्रेरणा का अभाव, सामाजिक नैतिकता की गिरती मांग, सजीवन की संकीर्ण अवधारणा, सांस्कृतिक ढांचा, अर्थव्यवस्था का मौजूदा मॉडल, नौकरशाही का हीगलवादी ढांचा, चुनाव सुधारों का अभाव, संस्थागत सुधारों की कमी, प्रभावी कानूनी ढांचे का अभाव, समाज की सांस्कृतिक संरचना। प्रश्न है कि कैसे समाज की सांस्कृतिक संरचना भ्रष्टाचार का एक कारण है जिससे शासन में शुचिता कमजोर होती है। उत्तर: भ्रष्टाचार का एक कारण है लोकहित के बजाय स्वहित के लिए कार्य करना। भ्रष्टाचार का दूसरा कारण पद की शक्ति का दुरुपयोग करना है। इसका तीसरा कारण है सेवा की नैतिकता का कमजोर होना और सेवक की जगह स्वयं को स्वामी मानकर कार्य करना। इन सभी कारणों से सांस्कृतिक संरचना से सीधा संबंध है।
भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक या विधायी समस्या नहीं है, यह समाज की गहरी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति लोकहित के स्थान पर स्वहित के लिए कार्य करता है, पद की शक्ति का दुरुपयोग करता है और सेवा की भावना के स्थान पर प्रभुत्व की भावना से प्रेरित होता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें समाज की सांस्कृतिक संरचना में निहित हैं। सांस्कृतिक ढांचा, वर्ण व्यवस्था, पितृसत्ता, प्रभुत्व मूलक शक्ति पर आधारित। अगर किसी सांस्कृतिक ढांचे में श्रेणी क्रम, असमानता, गैर लोकतांत्रिक मूल्य विद्यमान हो, तो इस संस्कृति में जिन लोगों का शास्त्रीय अनुबंधन होगा, उनकी अभिवृत्ति में करुणा, संवेदनशीलता, समानुभूति जैसे मूल्य अनुपस्थित हो जाएंगे। इनके अभाव में सेवा की नैतिकता नहीं हो सकती, अपितु ये श्रेणी क्रम, असमानता एवं प्रभुत्व लोगों में शक्ति के मूल्य की स्थापना करेगा। आज समतामूलक गैर लोकतांत्रिक संस्कृति मनुष्यों में करुणा, संवेदनशीलता के विकास को रोक रही है, और यदि ये विकास रुक गया तो इसके बिना सेवा की नैतिकता संभव नहीं है। शासन में जाने पर जिस लोकहित के लिए कार्य करना होता है, वह लोकहित असल में वंचित वर्गों का हित है। वंचित वर्ग कौन है? वंचित वर्ग जैसे वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता के प्रभाव से जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे, जैसे शुद्ध और स्त्रियां, इनकी वंचना का कारण असमानता मूलक, प्रभुत्व मूलक संस्कृति है। उनके प्रति शासन में गए व्यक्ति का दृष्टिकोण भी तिरस्कारपूर्ण रहता है। ऐसे में इसी वंचना पैदा करने वाली संस्कृति से शासन में गए लोग इन वंचित वर्गों को निम्न मानते हैं। इसलिए उनमें उनके सशक्तिकरण, इनको न्याय दिलवाने की भावना नहीं है। कल्याणकारी राज्य में शासन में शुचिता तभी आएगी जब वंचित वर्गों के लिए शासन काम करेगा। वंचित वर्गों के लिए वो कार्य कर सकता है जिसमें समानता, लोकतंत्र, करुणा, निष्पक्षता, संवेदनशीलता का मूल्य हो। प्रभुत्व मूलक संस्कृति इन मूल्यों का विकास रोक देती है। इसलिए ऐसी सांस्कृतिक संरचना शासन में शुचिता में बाधक है। सज्जीवन की संकीर्ण अवधारणा, संकीर्ण स्वार्थवाद। इसके अनुसार स्वहित एवं परहित अलग अलग है। स्वहित के साथ लोकहित नहीं होगा और लोकहित के साथ स्वहित नहीं होगा। ये सोच भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, क्योंकि व्यक्ति ये मान लेता है कि लोकहित की सेवा करना उसके निजी स्वार्थों के विरुद्ध है। स्थूल सुखवादा, उपभोक्तावादा, इसके अनुसार अच्छा जीवन ज्यादा उपभोग से ही संभव है। अतः ज्यादा क्रय शक्ति के बिना अधिक उपभोग वाला अच्छा जीवन प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसी सोच व्यक्ति को अधिक से अधिक संसाधन अर्जित करने हेतु प्रेरित करती है, भले ही इसके लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा क्यों न लेना पड़े। लेक्चर 55, शासन में शुचिता, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। अर्थव्यवस्था के मॉडल से भ्रष्टाचार का संबंध। अर्थव्यवस्था के मॉडल से भ्रष्टाचार का संबंध। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था हर नागरिक की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति का उत्तरदायित्व राज्य पर। बाजार को बुनियादी वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से बाहर सरकार की अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों पर मोनोपोली। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी मॉडल में उत्पादन, वितरण एवं विनिमय की अधिकांश गतिविधियां राज्य के नियंत्रण में होती हैं। ज्ञातव्य है कि इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित या नियंत्रित रहती है। हर नागरिक की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति का उत्तरदायित्व राज्य पर होता है, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि। राज्य इन्हें सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर वितरित करता है। बाजार को बुनियादी वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से बाहर रखा जाता है। निजी क्षेत्र को बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी आदि से बाहर कर दिया जाता है। इससे लाभ के बजाय सेवा का दृष्टिकोण प्राथमिक रहता है। सरकार की अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों पर मोनोपोली, एकाधिकार, भारी उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सरकार का एकाधिकार होता है। इससे नागरिकों के पास विकल्प नहीं होता, जिससे कभी-कभी प्रशासनिक भ्रष्टाचार को बल मिलता है। सरकार का संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण एवं निर्माण पर एकाधिकार।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार नागरिकों की सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी उठाती है, जिसके कारण नागरिकों के जीवन पर सरकार एवं प्रशासन का व्यापक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि नौकरशाही अत्यधिक शक्तिशाली बन जाती है। शासन में निर्णय लेने की शक्ति पूरी तरह नौकरशाही के पास सिमट जाती है, जिससे वो एक प्रकार की शासक वर्ग के रूप में उभरती है। नागरिकों के पास संसाधनों की प्राप्ति या सेवाओं के लिए सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस विकल्पहीनता की स्थिति में जनता को सरकार और नौकरशाही पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे जनता दास और नौकरशाह स्वामी जैसी स्थिति बन जाती है। समाजवादी व्यवस्था में नौकरशाही एक शक्तिशाली वर्ग बनकर उभरती है, जो प्रायः निरंकुश, उत्तरदायित्व विहीन और अपारदर्शी हो जाती है। चूंकि शासन के अधिकांश निर्णय और संसाधनों का नियंत्रण नौकरशाही के हाथों में होता है, इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहती। इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार को संस्थागत स्वरूप मिल जाता है, अर्थात ये प्रणाली का हिस्सा बन जाता है। पद का दुरुपयोग और रिश्वतखोरी की संस्कृति को समाज में एक सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार के रूप में देखा जाने लगता है। पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही के अभाव के कारण भ्रष्टाचार को चुनौती देने के रास्ते सीमित हो जाते हैं, जिससे शासन प्रणाली पर लोगों का विश्वास कम होता है। नौकरशाही में अभिजात्यता और सेवा भावना का क्षरण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही एक अभिजात वर्ग के रूप में विकसित हुई। इसके परिणामस्वरूप उनमें सेवा की भावना समाप्त हो गई और सिविल सेवा का उद्देश्य जनसेवा के बलाय शक्ति और धन अर्जन बन गया। इस सोच ने आगामी पीढ़ियों, जैसे कि सिविल सेवकों के पुत्रों और संबंधियों को भी प्रेरित किया, जिससे सिविल सेवा में एक पारिवारिक वर्चस्व और शक्ति की आकांक्षा को बढ़ावा मिला। इस प्रवृत्ति के कारण पढ़े लिखे और प्रतिभाशाली युवाओं में भी सेवा से अधिक सत्ता प्राप्ति और भ्रष्ट तरीकों से लाभ उठाने की प्रवृत्ति पनपने लगी। भ्रष्टाचार को समाज में एक सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार के रूप में देखा जाने लगा, जिससे सामाजिक मूल्यों का क्षरण हुआ। इस पूरी प्रक्रिया ने न केवल शासन को प्रभावित किया, बल्कि सेना जैसे संस्थानों के बुनियादी मूल्यों, वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी कमजोर कर दिया। सेना में भी इन प्रभावों के कारण गंभीर नैतिक और मूल्यगत गिरावट देखी गई। भ्रष्टाचार के संदर्भ में राजनीतिक कारक। लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को जनता का बहुमत समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। बहुमत जुटाने के लिए राजनीतिक दलों को जनता की अभिवृत्ति को अपने पक्ष में मोड़ना पड़ता है। इसके लिए दलों को बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करना पड़ता है, जिसमें शामिल हैं चुनावी रैलियां, जनसभाएं, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, टेलीविजन और रेडियो विज्ञापन, सोशल मीडिया कैंपेन, प्रसिद्ध हस्तियों या मीडिया रणनीति का उपयोग, मीडिया प्रबंधन। इन सभी कार्यों के लिए राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। इतनी धनराशि जुटाने के लिए कई बार राजनीतिक दल कॉरपोरेट जगत और उद्योगपतियों से चंदा लेते हैं, चुनावी बॉन्ड्स या पार्टी फंडिंग के अन्य माध्यम अपनाते हैं, कभी-कभी अवैध स्रोतों या काला धन का भी प्रयोग करते हैं। धन की ये आवश्यकता राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार की ओर धकेलती है, जैसे सत्ता में आने के बाद चंदा देने वालों को नीतिगत लाभ देना, सरकारी ठेकों में घोटाले, जोर पदों की खरीद फरोख्त, प्रशासकीय निर्णयों में पारदर्शिता की कमी। इस प्रकार लोकतांत्रिक राजनीति में चुनावी प्रतिस्पर्धा और प्रचार की महंगी प्रकृति भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे देती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुख्य कारक उद्योगपतियों व व्यवसायों से सांठगांठ। राजनीतिक दल अक्सर चुनावी फंड के लिए उद्योगपतियों से सहयोग लेते हैं। इसके बदले में सत्ता में आने पर उन्हें नीतिगत लाभ, जैसे कर में छूट, ठेके, लाइसेंस आदि दिए जाते हैं। चुनाव में टिकट वितरण में भ्रष्टाचार। कई बार योग्य प्रत्याशियों के बजाय उन्हें टिकट दिया जाता है जो अधिक चंदा दे सकते हैं या जिनकी पहुंच अधिक होती है। ये आंतरिक लोकतंत्र को कमजोर करता है। सत्ता में आने के बाद घूसखोरी द्वारा पार्टी फंड जुटाना, सरकार बनने पर ट्रांसफर, पोस्टिंग, टेंडर व ठेकों के वितरण में घूस ली जाती है। इसका एक भाग पार्टी फंड में जाता है। सरकारी नियमों व प्रक्रियाओं का दुरुपयोग। आम जनता को अपने जरूरी कार्यों, जैसे लाइसेंस, प्रमाण पत्र, योजनाओं का लाभ के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इससे रिश्वतखोरी की संस्कृति को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है।
चुनाव खर्च में काले धन का प्रयोग। चुनाव अत्यधिक महंगे हो गए हैं। धन की ये जरूरत माफिया, ठेकेदार और धनाढ्य वर्ग को राजनीति में प्रवेश दिलाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य स्वहित और लाभ होता है, न कि जनसेवा। भ्रष्टाचार का मूल स्रोत सत्ता का केंद्रीकरण और जवाबदेही की कमी। जब सत्ता पर किसी एक वर्ग या व्यक्ति का एकाधिकार हो जाता है और जवाबदेही नहीं होती, तो भ्रष्टाचार पनपता है। भ्रष्टाचार से निपटने के मुख्य उपाय: सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी निर्णयों, नीतियों और खर्चों की जानकारी पाने का कानूनी अधिकार देता है। पारदर्शिता बढ़ाता है और अधिकारियों को उत्तरदायी बनाता है। नागरिक चार्टर: प्रत्येक सरकारी विभाग अपनी सेवाओं, समय सीमा और उत्तरदायित्व का सार्वजनिक वादा करता है। सेवा प्रदर्शन में सुधार और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित होती हैं। आचार संहिता: राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए नैतिक व्यवहार, पारदर्शिता और जवाबदेही को स्थापित करता है। चुनावों के समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी महत्वपूर्ण है। सूचनादाता संरक्षण: भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को कानूनी सुरक्षा दी जाए ताकि वे बिना भय के सूचना दे सकें। ई गवर्नेंस: डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवाओं की आपूर्ति, जैसे डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन आवेदन, भ्रष्टाचार के मानवीय संपर्क को कम करता है। नैतिक शिक्षा और लोक सेवा संस्कृति: प्रशासन में नैतिक मूल्यों का समावेश, लोकपाल और लोकायुक्त की प्रभावी नियुक्ति एवं कार्यवाही, उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए स्वतंत्र संस्था। चुनावी सुधार: काले धन पर रोक, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता, प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा अनिवार्य। सरकारी अनुबंधों और खरीद में पारदर्शिता, सरकारी ई मार्केटप्लेस जीईएमएम जैसी डिजिटल व्यवस्था से भ्रष्टाचार में कमी आती है। भ्रष्टाचार के 6 प्रमुख कारकों से संबंधित सुधारात्मक उपाय: 1. नैतिक प्रेरणा का अभाव समस्या, शासन प्रणाली में मूल्य आधारित प्रेरणा की कमी, विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग। सुधारात्मक उपाय: पदोन्नति, नियुक्ति एवं स्थानांतरण में केवल कार्य निष्पादन के आधार पर निर्णय लिया जाए। वस्तुनिष्ठ मानव संसाधन नीति अपनाई जाए, जिसमें पारदर्शिता हो। सभी अधिकारियों के लिए नैतिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्य आधारित सेवा भावना विकसित की जाए। 2. भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकार्यता समस्या: समाज में कुछ भ्रष्ट कृत्य जैसे दहेज, घूस आदि को सामान्य मान लिया गया है। सुधारात्मक उपाय: दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई, जन जागरूकता कार्यक्रम, मीडिया, शिक्षा आदि के माध्यम से सामाजिक चेतना का निर्माण। दोषी अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से दंडित करना ताकि मिसाल स्थापित हो। 3. सांस्कृतिक संरचना समस्या: पितृसत्ता, वर्ण व्यवस्था जैसी पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ और समान नागरिक अधिकारों की चेतना कमजोर रहती है। विद्यालयों में लोकतांत्रिक अभिवृत्तियों और नैतिक शिक्षा का समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण नहीं मिल पाता। सुधारात्मक उपाय: शिक्षा प्रणाली में सुधार, स्कूलों में लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक कर्तव्यों और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। पितृसत्ता और जातिवाद जैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने वाली समावेशी शिक्षा सामग्री विकसित की जाए। सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता अभियान: समानता, सहभागिता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर संवाद कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, मीडिया प्रचार। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, आरक्षण, स्कॉलरशिप, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर्थिक सहायता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक दबाव और भेदभाव से सुरक्षा हेतु कड़े कानूनों की प्रभावी निगरानी की जाए। 5. सद्धि वन की संकीर्ण अवधारणा: समस्या वर्तमान समाज में स्थूल सुखवाद का बोलबाला है और अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं का उपभोग ही जीवन का उद्देश्य मान लिया गया है। इस संकीर्ण दृष्टिकोण में सदाचार, आत्मसंयम और नैतिक कर्तव्यों का स्थान गौण हो गया है। ऐसी मानसिकता भ्रष्टाचार को उचित ठहराती है, क्योंकि लोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नैतिक सीमाओं का उल्लंघन करने को तैयार रहते हैं। सुधारात्मक उपाय।
सुधारात्मक उपाय परिष्कृत सुखवाद को बढ़ावा देना। सुख की परिभाषा को केवल भौतिक उपलब्धियों से हटाकर आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन की ओर मोड़ना आवश्यक है। सुख वह है जो समाज व आत्मा दोनों को संतुष्टि दे। इस भाव को शिक्षा और व्यवहार में उतारना होगा। शिक्षा प्रणाली में मूल्य आधारित शिक्षा, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देना। महापुरुषों, संतों और राष्ट्र निर्माताओं के जीवन से प्रेरणा लेकर सतत जीवन की परिष्कृत अवधारणा विकसित करना। सार्वजनिक जीवन में आदर्श प्रस्तुत करने वाले नेतृत्व का निर्माण। जब सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले नेता और अधिकारी ईमानदारी व त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो समाज का दृष्टिकोण भी प्रभावित होता है। 5. आर्थिक मॉडल की जटिलता व अपारदर्शिता समस्या। सरकारी नियंत्रण व अनावश्यक नियमों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा, आम नागरिक की भागीदारी की कमी। सुधारात्मक उपाय थे सरलीकरण और विनियमन में पारदर्शिता, बजट, योजना व खर्च की सार्वजनिक जानकारी अनिवार्य, जन सहभागिता बढ़ाने हेतु ओपन डेटा आदि को बढ़ावा, ई नीति निर्धारण प्रक्रिया को अपनाना। 6. राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियां व चुनावी भ्रष्टाचार समस्या। चुनावों में धनबल, जातिवाद, बाहुबल का प्रयोग, राजनीतिक दलों की फंडिंग में अपारदर्शिता। सुधारात्मक उपाय: चुनावी खर्च पर निगरानी और आदर्श आचार संहिता का कठोर पालन, राजनीतिक चंदों की पारदर्शिता, सार्वजनिक पोर्टल पर फंडिंग विवरण, चुनाव आयोग को संवैधानिक संरक्षण व अधिक शक्तियां, राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाना, ई वोटिंग व तकनीक आधारित ट्रैकिंग से पारदर्शिता में वृद्धि। Lecture 56, PYQ Paper, 2013-2014। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। PYQ। टॉपिक: नैतिकता का आशय, नैतिकता का लाभ, प्रासंगिकता, नैतिकता का क्षेत्र, नैतिकता का निर्धारण, नैतिकता का सार। नीति शास्त्र के उत्तर लेखन में 3 बातें महत्वपूर्ण: तथ्य और अवधारणा का पर्याप्त ज्ञान होना। प्रश्न की मांग समझकर ये तय करना कि इस प्रश्न में किन तथ्यों या अवधारणाओं का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न की मांग समझकर अपनी भाषा में प्रासंगिक उदाहरणों से उत्तर लेखन का कौशल होना चाहिए। उत्तर लेखन का अभ्यास। प्रश्न: सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत का पालन कैसे किया जा सकता है? 2013 सिद्ध में। उत्तर लेखन की रूपरेखा। इस प्रश्न को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. सर्वहित एवं स्वहित के बीच संगत और असंगत संबंध कैसे बनते हैं? इसके उदाहरण क्या है? ए. सर्वहित एवं स्वहित का क्या आशय है? बे. हमारे आज की दुनिया में सर्वहित से क्या आशय लिया जा सकता है और इसके कुछ उदाहरण कौन से हैं? से. सर्वहित और स्वहित में समन्वय कैसे बनता है और किस आधार पर सर्वहित स्वहित आपस में जुड़ते हैं और किस आधार पर नहीं? डे. आप इस कथन से क्या समझते हैं? आपका क्या मत है? ई. सार्वजनिक जीवन क्या है? इसकी संस्थाएं, संदर्भ और उदाहरण कौन से हैं? एफ. सार्वजनिक जीवन के संदर्भ में सर्वहित और स्वहित के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जा सकता है? उत्तरः सर्वहितः। सर्वहिता का आशय सभी व्यक्तियों के हित से है, जिसे गांधीवाद में सर्वोदय, समकालीन संदर्भ में समावेशी विकास और वर्तमान राजनीति में सबका साथ सबका विकास जैसे प्रयासों के रूप में समझा जा सकता है। अर्थात सभी के जीवन की गुणवत्ता की बेहतरी, सबका कल्याण, सामाजिक न्याय है। स्वहितः। संवैधानिक संदर्भों में वैयक्तिक या व्यक्तिगत अधिकार में चयन की स्वतंत्रता स्वहित है। इसके अलावा भौतिक कल्याण, भौतिक सुख, मानसिक कल्याण, मानसिक सुख तथा अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतों की उपलब्धता और अच्छा स्वास्थ्य सभी स्वहित से संबंधित है। सर्वहित में ही स्वहित निहित है। इसे निम्नलिखित संदर्भों में समझा जा सकता है। पर्यावरणीय संदर्भ में पर्यावरणीय संतुलन में ही सबका हित है और इसी पर्यावरणीय संतुलन वाली दुनिया में ही मेरा भी अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, भौतिक ज़रूरतों की पूर्ति वाला हित पूरा हो सकेगा। अतः पर्यावरणीय संतुलन में सबका हित है और इसमें ही मेरा हित निहित है। वैश्विक शांति, आतंकवाद से मुक्ति, वैश्विक स्तर पर रोजगार का निर्माण,
ऊर्जा, सुरक्षा, इनसे सबका हित है और इसी में मेरा भी हित निहित है। राज्य की अर्थव्यवस्था में समृद्धि, अच्छी कानून एवं व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, आधारभूत ढांचे का विकास, न्यायपालिक, लोक प्रशासन, पुलिस जैसी संस्थाओं की बेहतरी में सर्वहित निहित है और इसमें मेरा भी हित शामिल है। इस प्रकार सर्वहित एवं स्वहित के बीच संबंधों को जैविक आंगिक एकता के सिद्धांत की तरह समझा जा सकता है। इसके अनुसार सबका हित एक शरीर की तरह और मेरा हित एक अंग की तरह है। जिस प्रकार शरीर के हित में ही अंग का हित है, उसी प्रकार सबके साझे हित एवं सामूहिक बेहतरी में ही मेरी भी बेहतरी है। इसीलिए भारत में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रही है। सार्वजनिक जीवन का आशय है, साझी संस्थाओं वाला जीवन ही सार्वजनिक जीवन है। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक संस्थाएं, शून्य समावेशी राजनीति, पंथ निरपेक्ष राजनीति, अर्थव्यवस्था, विकास का केरल मॉडल, मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाना, जीरो सब्सिडी की सुविधा, कमजोर वर्गों का उत्थान, आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य के आदर्श में सबको शिक्षा, सबको काम और सबको आवास का अवसर मिलना, न्यायपालिका, सभी को न्याय, सही समय पर न्याय, कमजोर वर्गों तक निःशुल्क न्याय की पहुंच। प्रश्न 4। प्रायः ये कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। इस संदर्भ में आपका क्या मत है? अपने उत्तर का उदाहरणों सहित आधार बताइए। 2013। उत्तर लेखन की रूपरेखा। ए, राजनीति का क्या आशय है? इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? बी, नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या करती है? सी, वे कौन से लोग या मत हैं जो मानते हैं कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते? उनकी ऐसा मानने के क्या कारण हो सकते हैं? डी, ऐसा मानने वाले व्यक्ति क्यों ठीक नहीं सोचते हैं? उनके ऐसे मत का खंडन कैसे किया जा सकता है? ई, इस खंडन के तर्क और उदाहरण क्या हो सकते हैं? उत्तरा, राजनीति में राज का अर्थ है शासन, सरकार, जबकि नीति का अर्थ है नियम, सिद्धांत, संस्थाएं। लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना। मूल्यों की राजनीति कुछ उचित साध्यों की प्राप्ति का प्रयास करना, जैसे न्याय, समानता, सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का उत्थान, संवैधानिक आदर्शों की स्थापना, सर्वोदय, सबका कल्याण, जनता के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। अतः कहा जा सकता है कि राजनीति का एक आशय है संवैधानिक आदर्शों या साध्यों की प्राप्ति और राजनीति का दूसरा आशय है बहुमत जुटाना, सरकार बनाना, चुनाव जीतना। राजनीति के दो आशय हैं। एक, पहला आशय संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों की प्राप्ति के लिए शासन करना, जनता का कल्याण या सर्वोदय, सभी नागरिकों को न्याय, समता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की स्थापना तथा सभी का नैतिक विकास, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय या आज़ादी के कुछ समय बाद तक की राजनीति सर्वहित की राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। 2. दूसरा आशय चुनाव जीतना, वोट बैंक तैयार करना, सरकार बनाना, स्वहित पूरा करना, दलीय हित के लिए कार्य करना, ये सभी विशेषताएं संकीर्ण स्वार्थवादी राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इसमें निम्न मूल्य परिलक्षित होते हैं: शक्ति, पैसा, पद का दुरुपयोग आदि। राजनीति का वर्तमान परिप्रेक्ष्य। वर्तमान समय में आदर्शवादी राजनीति का तथा आदर्शवादी राजनीतिज्ञों का क्षरण हुआ है। इससे जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, संप्रदायवाद के आधार पर ध्रुवीकरण करके वोट बैंक तैयार करना और इससे चुनाव जीतना ही राजनीति का समानार्थी बन गया है। इन्हीं लोगों का मत है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि नैतिकता से चुनाव नहीं जीते जा सकते। स्वयं का मत है, मेरा मत है कि चुनाव जीतना राजनीति का केवल एक पक्ष या साधन है। राजनीति का व्यापक आशय उचित साध्यों की प्राप्ति है। तर्क और उदाहरण: यूरोपीय राज्यों का उदाहरण जो विकास के प्रतिमान पर भी आगे हैं और नैतिकता के प्रतिमान पर भी। आज़ादी के पूर्व तथा आज़ादी के बाद 15 वर्षों की राजनीति, नेल्सन मंडेला की राजनीति, अंबेडकर और गांधी की राजनीति। निष्कर्ष: मेरा मत है कि सर्वोदय मां सर्वहित से ही देश की एकता, अखंडता और विकास संभव है और ऐसी राजनीति नैतिकता के बिना संभव नहीं है। हमारे संविधान के आदर्श भी
बिना नैतिक राजनीति के संभव नहीं होंगे। जनता के जीवन में मानसिक सुख और परिष्करण भी नैतिक राजनीति के बिना संभव नहीं होगा। गांधी का ये कथन है कि धर्मविहीन, नैतिकता विहीन राजनीति मृतदेह के समान है। इस संदर्भ में मेरा मत भी गांधी जी के समान है। 2043 प्रश्न 1 ए। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। क्या आप सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर लेखन की रूपरेखा। ए। सुख क्या है? बे। मेरे लिए सुख के क्या अर्थ है? सी। मेरे लिए सुख के जो मायने हैं उसके समर्थन में तर्क और उदाहरण। डी। क्या सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं? समर्थन और विरोध में तर्क। उत्तरः सुख क्या है? मनुष्य एक शारीरिक और मानसिक प्राणी है और इसलिए इसमें शारीरिक मानसिक इच्छाएं विद्यमान हैं। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति से उत्पन्न होने वाली अनुभूति ही सुख है। मेरे लिए सुख का आशय शारीरिक एवं मानसिक दोनों सुखों से है, लेकिन इनमें मेरी प्राथमिकता मानसिक सुखों के पक्ष में अधिक होगी। मानसिक सुखों को अपने लिए प्राथमिकता वाला सुख मानने के पक्ष में मेरे तर्क इस प्रकार हैं। यही सुख मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ और अलग बनाते हैं। यही सुख मनुष्य की दुनिया की साहित्यिक, वैज्ञानिक, कला, संगीत जैसी विधाओं की उन्नति के लिए उत्तरदायी हैं। J.S. मिल के अनुसार मानसिक सुख ज्यादा समावेशी, समतामूलक, लोकतांत्रिक, संपोषणी है। दुनिया के सभी महान व्यक्तियों, समाज सुधारकों, महान नेताओं, महान दार्शनिकों, श्रेष्ठ सिविल सेवकों ने इसी सुख को अपने जीवन में वरीयता दी है। यही सुख सेवा, सहानुभूति, करुणा जैसे उच्चतर नैतिक मूल्यों एवं मनुष्यों के नैतिक विकास के लिए उत्तरदायी हैं। इसी संदर्भ में इस कथन का समर्थन करता हूँ कि एक असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट मनुष्य से बेहतर है। सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिक सुखवादियों का मानना है। इस कथन का समर्थन करना संभव नहीं है, जिसके निम्न कारण हैं। इससे कर्तव्य की नैतिकता समाप्त हो सकती है, जैसे परमवीर ड्रकर विजेता या देश के लिए बलिदान करने वाले सैनिक, कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपने जीवन की परवाह किए बिना मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सक, गंदगी की सफाई करने वाले सफाई कर्मी, महानगरों में प्रदूषित वायु में ट्रैफिक का संचालन करने वाले कर्मी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्शों के लिए मानसिक और शारीरिक पीड़ा सहने वाले स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक। निष्कर्ष हाँ, सामान्य स्थितियों में ये सिद्धांत उचित हो सकता है। ये ज़्यादातर मनुष्यों के लिए ठीक है, लेकिन इसके अनेकों अपवाद विद्यमान होने के कारण इसे सभी मनुष्यों के संदर्भ में सार्वभौमिक नियम के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेक्चर 57 शासन में शुचिता, भ्रष्टाचार की चुनौतियां और केस स्टडी, भाग 2। शासन में शुचिता की प्रमुख बाधाएं। शासन प्रणाली में शुचिता के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं देखी जाती हैं, जो निम्नवत हैं। लोक सेवकों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव। प्रशासनिक तंत्र में कार्यरत कई अधिकारी स्वयं को शासक समझते हैं और जनता के प्रति जवाबदेही की भावना का अभाव रखते हैं। इससे उनका व्यवहार जनोन्मुख नहीं रहता। विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग। ब्यूरोक्रेसी को जो विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, उनका कई बार मनमाना और पक्षपातपूर्ण उपयोग होता है। इससे भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार। उच्च पदों पर बैठे कुछ लोग अपने पदों का उपयोग स्वहित साधन हेतु करते हैं। जब पारदर्शिता नहीं होती तो ये दुरुपयोग बढ़ता जाता है और शासन में शुचिता क्षीण होती जाती है। निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव। शासन से जुड़े निर्णय अक्सर गोपनीयता की आड़ में लिए जाते हैं, जिससे जनता ये नहीं जान पाती कि निर्णय किस आधार पर लिए गए। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता में कमी आती है। भाई भतीजावाद और पक्षपात। कई निर्णय जातिगत, क्षेत्रीय या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर लिए जाते हैं, जिससे मेरिट और निष्पक्षता प्रभावित होती है। ये भी शासन में शुचिता के विपरीत है। जनता के पास प्रभावी मूल्यांकन की कमी। सामान्य नागरिकों के पास ऐसा कोई प्रभावी मंच नहीं होता जहां वे अधिकारियों या नीतियों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर सकें या पूछताछ कर सकें।
सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक प्रभावी उपाय ज्ञातव्य है कि आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने से शासन प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन आया। इस अधिनियम ने भारत के प्रत्येक नागरिक को ये कानूनी अधिकार दिया कि वो किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सके। आरटीआई से पहले की स्थिति। आरटीआई से पूर्व शासन की जवाबदेही का मार्ग बहुत जटिल और परोक्ष था। जनता केवल चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों से प्रश्न कर सकती थी। चुने गए जनप्रतिनिधि विधायिका में मंत्रियों से प्रश्न करते थे। मंत्रीगण सीमित दायरे में अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर उत्तर देते थे। इस प्रणाली में जनता और प्रशासन के बीच कोई सीधा संवाद नहीं था। निर्णय प्रक्रिया गोपनीय और एक तरफा थी। आरटीआई के बाद हुआ परिवर्तन। आरटीआई लागू होने के पश्चात शासन में निम्नलिखित परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित आए। प्रत्यक्ष जवाबदेही। अब कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से किसी भी सरकारी विभाग, अधिकारी या संस्था से प्रश्न पूछ सकता है। 365 दिन प्रश्न पूछने की आज़ादी। नागरिक को अब किसी विशेष मंच या चुनाव की आवश्यकता नहीं। वो वर्ष के किसी भी दिन आरटीआई फाइल कर सकता है। निरंकुशता पर रोक। अब अधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियों का मनमाना प्रयोग नहीं करने दिया जा सकता, क्योंकि उन्हें हर निर्णय के पीछे का कारण स्पष्ट करना होता है। निर्णयों में वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता। अब निर्णय अधिक तथ्यानुकूल, निष्पक्ष और पारदर्शी होते हैं, क्योंकि वे सार्वजनिक समीक्षा के अधीन होते हैं। भ्रष्टाचार में कमी। जब अधिकारी जानते हैं कि उनके कार्यों की जानकारी कोई भी नागरिक मांग सकता है, तो भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति घटती है। आरटीआई अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो पाई? यद्यपि आरटीआई अधिनियम ने शासन में शुचिता बढ़ाने का प्रयास किया, फिर भी ये अपने लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सका। इसके पीछे कई कारण हैं। सूचना न देना या विलंब करना। कई बार विभाग जानबूझकर जानकारी नहीं देते या उसे अनावश्यक रूप से लंबित रखते हैं। सूचना अधिकारियों की अयोग्यता। कई अधिकारियों को आरटीआई की प्रक्रिया, दायरे और दायित्वों की पूर्ण जानकारी नहीं होती। सूचना कार्यकर्ताओं को धमकी या हिंसा। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले, धमकी और हत्या जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे इसका उपयोग सीमित हो गया है। सूचना के डिजिटलीकरण की कमी। कई सरकारी विभागों में सूचनाएं डिजिटल स्वरूप में नहीं होती, जिससे सूचना एकत्र करना कठिन होता है। गोपनीयता की संस्कृति। कई बार गोपनीयता के नाम पर आवश्यक सूचनाओं के विषय में भी जानकारी नहीं दी जाती है। आरटीआई से शासन में पारदर्शिता, शुचिता और अभिक्षमता कैसे बढ़ती है? आरटीआई का प्रभाव नागरिकों, संस्थाओं और लोक सेवकों की कार्यप्रणाली पर गहरा पड़ता है। योग्य उम्मीदवारों को बढ़ावा। जब शासन में पारदर्शिता और ईमानदारी होती है, तो वही लोग सेवाओं में आते हैं जो सचमुच सेवा करना चाहते हैं, न कि पद और अधिकार का दुरुपयोग करने। भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए ये सेवाएं आकर्षक नहीं रह जाती, जिससे उनकी प्रवेश इच्छा घटती है। कार्य संस्कृति में सुधार। ईमानदारों की संख्या बढ़ने से सकारात्मक, सापेक्ष रूप से निष्पक्ष और उत्तरदायी कार्य संस्कृति का विकास होता है। लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होते हैं। जनता अब लोक सेवकों का मूल्यांकन कर सकती है। लोक सेवक राजनीतिक हस्तक्षेप या अनुचित दबाव को अस्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उनके निर्णय सार्वजनिक हो सकते हैं। आरटीआई से ये लाभ पूरी तरह क्यों नहीं मिले? मुख्य कारण। आरटीआई को कमजोर करने वाले संशोधन। 2019 में आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर सीआईएससी और एसआईसी कर कम कर दी गई, जिससे वे राजनीतिक दबाव में आ सकते हैं। सूचना न देने की प्रवृत्ति। बहुत से विभाग जानबूझकर सूचना रोकते हैं या अधूरी जानकारी देते हैं। कभी कभी इसे गोपनीयता या राष्ट्रीय हित के नाम पर रोका जाता है। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले और उत्पीड़न। आरटीआई का उपयोग कर भ्रष्टाचार उजागर करने वाले लोगों को अक्सर धमकियां दी जाती हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्या तक हो जाती है। जन जागरूकता और कानूनी जानकारी का अभाव। बहुत से लोग आरटीआई के अधिकारों और प्रक्रिया से अनजान हैं। सूचना आयोगों में लंबित मामलों की भरमार। अपीलें समय पर न सुने जाने से आरटीआई की शक्ति कमजोर पड़ती है। आरटीआई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सूचना आयोगों को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाना। केंद्र और राज्य सूचना आयोगों को संवैधानिक या अधिक स्वायत्त दर्जा दिया जाना चाहिए। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो। आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा। आरटीआई कार्यकर्ताओं को विजिल ब्लोअर की तरह सुरक्षा दी जानी चाहिए।
आरटीआई शिक्षा और जागरूकता अभियान। स्कूली स्तर से आरटीआई की जानकारी और प्रशिक्षण देना चाहिए। सरकारी वेबसाइटों पर जानकारी प्रोएक्टिव रूप से सार्वजनिक की जाए। डिजिटल आरटीआई पोर्टल को विस्तार देना। हर राज्य में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लागू किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आवेदन कर सके। सूचना न देने पर कड़ी कार्रवाई। जो अधिकारी आरटीआई के तहत जानकारी देने में टाल मटोल करें, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हो। लेक्चर 58। केस स्टडी सुनना का अधिकार। क्यों नहीं आया प्रभावी उत्तरदायित्व और शासन में शुचिता। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भारतीय लोकतंत्र में सशक्त नागरिक और उत्तरदायी शासन के बीच सेतु के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना तथा नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाना था। फिर भी 2 दशक बीतने के बाद भी शासन में न अपेक्षित उत्तरदायित्व आया, न नौकरशाही जवाबदेह बनी और न ही भाई भतीजावाद, पद दुरुपयोग व मनमानी में कमी आई। प्रमुख कारण: आरटीआई के बावजूद प्रभावी शुचिता और उत्तरदायित्व का अभाव, वंचित वर्गों में जानकारी और प्रयोग की कमी। आरटीआई का वास्तविक लाभ उन्हीं को मिलना था जिन्हें शासन में सबसे अधिक हाशिए पर रखा गया है, जैसे महिलाएं, किसान, मजदूर, अनुसूचित जातियां व अशिक्षित नागरिक। किंतु इन्हें आरटीआई का ज्ञान या उसके प्रयोग की विधि ही नहीं मालूम। प्रचार प्रसार की कमी। सरकार व राज्य की ओर से आरटीआई की प्रक्रिया, लाभ व उपयोग को लेकर कोई व्यापक जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया, जिससे नागरिकों में जानकारी मांगने में की प्रवृत्ति विकसित नहीं हो सकी। प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था। आरटीआई सक्रिय प्रोएक्टिव न होकर प्रतिक्रियात्मक है। लोक सेवक सूचना देने को कर्तव्य नहीं, बल्कि बोझ समझते हैं और पूछे जाने पर भी अनिच्छा से अधूरी या अस्पष्ट जानकारी देते हैं। बौद्धिक सामर्थ्य व अधिकार का प्रयोग। सूचना मांगने वाले में अक्सर सटीक सवाल पूछने की क्षमता नहीं होती, जिससे नौकरशाही गोलमोल जवाब देकर अपनी जवाबदेही से बच निकलती है। प्रक्रिया में व्यवधान। नौकरशाह अक्सर प्रथम प्रयास में जानकारी नहीं देते, जिससे आम नागरिक हतोत्साहित हो जाता है। पूरी प्रक्रिया नौकरशाही के पक्ष में झुकी होती है। संसाधनों का अभाव। आरटीआई के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन और तकनीकी ढांचे की कमी है, जिससे सूचना समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का अभाव। आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकियां, हमले और हत्या जैसी घटनाएं हतोत्साहित करती हैं, जिससे शासन के विरुद्ध सत्य उजागर करने का साहस कमजोर होता है। उपाय: आरटीआई को प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाने हेतु सुझाव। आरटीआई को सक्रिय प्रोएक्टिव बनाना। सभी विभागों को अनिवार्य किया जाए कि वे प्रमुख निर्णयों, व्यय, नीतियों और प्रक्रिया से जुड़ी सूचनाएं पूर्व से ही वेबसाइटों पर उपलब्ध कराएं। हितधारकों में जागरूकता व संवेदनशीलता। जनता, लोक सेवकों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया में आरटीआई की महत्ता, प्रक्रिया व अधिकारों को लेकर प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाए जाएं। सूचना का डिजिटलीकरण। आरटीआई के तहत आने वाली सभी पुरानी और प्रमुख सूचनाओं को डिजिटल फॉर्म में सार्वजनिक पोर्टल पर डाला जाए, जिससे पुनः मांगने की आवश्यकता न रहे। स्वायत्त ढांचा और मानव संसाधन। प्रत्येक विभाग में आरटीआई हेतु स्वतंत्र इकाई, बाहिर बजने, प्रशिक्षित कर्मचारी और उपयुक्त तकनीकी दक्षता सुनिश्चित किए जाएं। कार्यकर्ताओं की सुरक्षा। आरटीआई कार्यकर्ताओं को विसल ब्लोअर संरक्षण कानून के अंतर्गत सुरक्षा दी जाए और उनके विरुद्ध हिंसा को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया जाए। उत्तरदायित्व तय हो। यदि कोई अधिकारी जानबूझकर सूचना नहीं देता, तो उस पर वित्तीय दंड एवं प्रशासनिक कार्यवाही की स्पष्ट व्यवस्था हो। नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर। नागरिक घोषणा पत्र शासन व्यवस्था में नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक सशक्त माध्यम है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है कि किसी सरकारी संस्था से नागरिक क्या सेवा, कितने समय में, किस गुणवत्ता के साथ प्राप्त करेंगे और यदि सेवा नहीं मिली तो वो कहाँ शिकायत कर सकते हैं। सिटीजन चार्टर की आवश्यकता क्यों है?
शासन में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान सिटीजन चार्टर के माध्यम से किया जा सकता है। इनमें प्रमुख है कामचोरी, अनुशासनहीनता, सेवाओं की खराब गुणवत्ता, सेवा में अनावश्यक विलंब, सेवा के बदले रिश्वत की मांग, नवाचार का अभाव, कर्मचारियों के पास नए कौशल की कमी, सेवा पर एकाधिकार होने से नागरिकों के साथ गलत व्यवहार, यूनियनों की हड़ताल जैसी बाधाएं। इन समस्याओं का सीधा असर जनता की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ता है, जिससे शासन की साख और विश्वसनीयता कमजोर होती है। ऐसी स्थिति में सिटीजन चार्टर सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता के बीच एक अनुबंध की तरह काम करता है। सिटीजन चार्टर क्या है? ये एक सार्वजनिक वचन होता है जिसमें किसी संस्था द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण, समय सीमा, गुणवत्ता मानक, शिकायत निवारण प्रणाली और नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य स्पष्ट किए जाते हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि नागरिक जान सकें कि उसे कौन सी सेवा कब और कैसे मिलेगी, और यदि नहीं मिले तो वो किस अधिकारी से शिकायत कर सकता है। सिटीजन चार्टर शासन व्यवस्था को कैसे बदलता है? ये प्रशासन को प्रक्रिया आधारित नहीं बल्कि परिणाम आधारित बनाता है। इससे नागरिक केंद्र में आ जाता है और सरकार सेवा प्रदाता की भूमिका में होती है। इसमें पारदर्शिता आती है क्योंकि हर सेवा के लिए निश्चित समय और प्रक्रिया तय होती है। कर्मचारी की जवाबदेही स्पष्ट होती है और नागरिक को शिकायत का अधिकार मिलता है। इसके चलते शासन में नैतिकता, अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ती है। ये जनता का विश्वास अर्जित करता है और शासन में शुचिता को मजबूती देता है। शासन में शुचिता कैसे आती है? जब सेवाओं के लिए समय सीमा, गुणवत्ता और जवाबदेही तय हो जाती है, तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर नैतिक दबाव बनता है कि वे ईमानदारी से कार्य करें। रिश्वत, मनमानी और टाल-मटोल की प्रवृत्ति में कमी आती है। नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग होता है और सेवा प्रदाता संस्थाएं आत्म सुधार के लिए प्रेरित होती है। लेक्चर 21 की शासन में शुचिता। शासन में शुचिता से जुड़ी प्रमुख समस्याएं: कामचोरी और खराब कार्य संस्कृति, समय का पालन न करना, कार्य में लापरवाही, नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का अभाव, रिश्वतखोरी और पारदर्शिता का अभाव, सेवाओं की प्राप्ति में घूस की अपेक्षा, प्रक्रियाओं में अस्पष्टता से भ्रष्टाचार को बढ़ावा, एकाधिकारवाद और सेवा में विकल्पहीनता। एक ही संस्था का वर्चस्व होने से नागरिकों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता। इससे सेवा की गुणवत्ता और समय सीमा प्रभावित होती है। प्रभावी शिकायत निवारण ढांचे का अभाव, नागरिकों की शिकायतों के लिए कोई प्रभावी, त्वरित, उत्तरदायी व्यवस्था नहीं होती। इससे जनता में असंतोष और संस्थाओं के प्रति अविश्वास जन्म लेता है। सामूहिक एवं प्रणालीगत निर्णय प्रक्रिया का अभाव, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता की कमी, संस्थाएं प्रायः व्यक्ति आधारित निर्णयों पर निर्भर रहती है। समस्याओं का समाधान ना। नागरिक घोषणा पत्र इन सभी समस्याओं का एक समावेशी समाधान प्रस्तुत करता है, जो नागरिकों को सेवाओं की गुणवत्ता, समय सीमा और पारदर्शिता की गारंटी देता है। नागरिक घोषणा पत्र के 4 प्रमुख चरण: 1. संस्था के भीतर सेवाओं के आधार पर आंतरिक विभाजन। प्रत्येक लोक सेवा संस्था में सबसे पहले ये तय किया जाना आवश्यक है कि कौन कौन सी सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं, उन सेवाओं की जिम्मेदारी किस विभाग या सेक्शन की है, हर सेवा के लिए गुणवत्ता मानक क्या होंगे और उसे उपलब्ध कराने की समय सीमा क्या होगी। उदाहरण किसी नगर निगम में जलापूर्ति, सड़क मरम्मत, पथ प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए विभिन्न विभाग होंगे, जिनमें ये स्पष्ट किया जाएगा कि जलापूर्ति से संबंधित शिकायत कितने समय में हल होगी और सेवा का स्तर क्या होगा। 2. सेवाओं का भागीय बंटवारा और सामूहिक व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय करना। जब सेवाओं का विभागीय निर्धारण कर लिया जाता है, तब अगला चरण होता है उत्तरदायित्व निर्धारण, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेवा के लिए ये तय किया जाता है कि यदि वह सेवा समय पर नहीं दी गई या उसकी गुणवत्ता घटिया रही, तो उसका उत्तरदायी कौन, अधिकारी या विभाग होगा। सी. संबंधित अधिकारी पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। योजना का उद्देश्य ये है कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार हो कि सेवा में देरी या त्रुटि होने पर किसे उत्तरदायी ठहराया जाए। 3. सेवा के वैकल्पिक उपायों की सूचना और नवाचार आधारित समाधान ढांचा।
कई बार किसी कारणवश नागरिकों को अपेक्षित सेवा प्राप्त नहीं हो पाती या उसमें देरी हो जाती है। ऐसे में ये अनिवार्य है कि सी नागरिकों को अन्य संभावित विकल्पों की जानकारी दी जाए, जैसे ऑनलाइन आवेदन, हेल्पलाइन, जन सेवा केंद्र आदि। संस्थाओं की सेवाओं में गुणवत्ता या समय सीमा उल्लंघन की समस्या की पहचान हेतु स्वचालित ट्रैकिंग व निगरानी प्रणाली अपनाई जाए। नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए, जैसे मोबाइल ऐप, डैशबोर्ड आधारित मॉनिटरिंग, क्यूआर कोड आधारित सेवा रजिस्ट्रेशन आदि। ये चरण न केवल सूचना सशक्तिकरण को बढ़ाता है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता भी सुनिश्चित करता है। 5. शिकायत निवारण का प्रभावी ढांचा। नागरिक घोषणा पत्र तभी पूर्ण रूप से सफल हो सकता है जब उसमें एक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद हो। इसके अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की सरल और नागरिक सुलभ प्रक्रिया हो, शिकायतों का डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हो, सी अपील की व्यवस्था और समाधान के बाद फीडबैक प्रणाली अपनाई जाए। लोकनिधि का प्रयोग। लोकनिधि के दुरुपयोग के कारण लोकनिधि के दुरुपयोग के कारण शासन की शुचिता में आने वाली चुनौतियां। लोकनिधि के प्रयोग का नीति शास्त्र पारदर्शिता, जवाबदेही, मितव्ययिता और लोकहित पर आधारित होता है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सामाजिक अंकेक्षण, तकनीकी निगरानी, सूचना का अधिकार और नैतिक प्रशासन आवश्यक हैं। जब लोक सेवक इसे जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपनाते हैं, तब ही सुशासन संभव है। लोकनिधि का प्रयोग। लोकतंत्र में लोकनिधि के प्रयोग को चुनाव से जोड़ना। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता को सूचना मिले कि उनके द्वारा चुनी गई सरकारें सार्वजनिक धन का प्रयोग किस प्रकार करेंगी। राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र में वित्तीय अनुमान स्पष्ट करने चाहिए, जैसे कि कौन सी योजनाएं लाई जाएंगी, उनके लिए निधि कहाँ से आएगी और क्या ये व्यय राजकोषीय संतुलन के अनुकूल है। लोकतांत्रिक स्वीकृति। जब जनता मतदान करते समय जानती है कि उनके पैसे का प्रयोग कहाँ होगा, तब निर्णय अधिक जिम्मेदारीपूर्ण और जनहितकारी होता है। धन खर्च का विकेंद्रीकरण और जन सहभागिता। लोकनिधि के प्रयोग में एक तरफा केंद्रीय नियंत्रण के बजाय विकेंद्रीकृत प्रणाली अपनाई जाए, जिसमें स्थानीय संस्थाएं और नागरिक दोनों ही निर्णायक भूमिका निभाएं। ग्राम नगर पंचायतें अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर समझती हैं, अतः उन्हें योजना निर्माण और निधि आवंटन में भागीदारी मिले। जनता की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जन निगरानी समितियां बनाई जाएं, जो धन के खर्च की पारदर्शिता सुनिश्चित करें। सोशल ऑडिटा। पारदर्शिता का सशक्त माध्यम। सोशल ऑडिट यानी जनता द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों की जांच रोकने, धन के सही उपयोग और लोक समर्थन प्राप्त करने का अनूठा तरीका है। ये भ्रष्टाचार इसमें स्थानीय समुदाय, योजनाओं के कार्यान्वयन, लाभार्थियों की सूची, बजट खर्च आदि की स्वतंत्र समीक्षा करते हैं। उदाहरण, मनरेगा में सोशल ऑडिट के जरिए कई स्थानों पर घोटाले उजागर हुए व दोषियों पर कार्रवाई हुई। चुनाव सुधार एवं चुनावी शुचिता। राजनीतिक दलों की घोषणाओं की वैधता की समीक्षा हेतु वैधानिक ढांचा बने, जिससे लोक लुभावन योजनाओं के नाम पर लोकनिधि के अनुचित प्रयोग पर अंकुश लगे। चुनाव आयोग को अधिक अधिकार मिले, जिससे वो चुनावी घोषणाओं में वित्तीय उत्तरदायित्व और व्यावहारिकता सुनिश्चित कर सके। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाना चाहिए, ताकि जनता ये जान सके कि उनका पैसा किस उद्देश्य में लगाया जा रहा है। संस्थागत उपचार। शासन में नैतिक अनुशासन का ढांचा। लोकनिधि के सही प्रयोग में कुछ संस्थाओं की विशेष भूमिका होती है। सिविल सेवा। ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता जैसे मूल्यों के साथ कार्य करना। न्यायपालिका। न्यायपालिक लोकनिधि के दुरुपयोग के मामलों में जनहित याचिकाओं, सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के माध्यम से प्रभावी हस्तक्षेप। पुलिस। भ्रष्टाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच। लोकायुक्त और विजिलेंस ब्यूरो जैसे संस्थानों के माध्यम से प्रशासनिक निगरानी। सूचना का अधिकार और स्वप्रकटीकरण। हर सरकारी संस्था को आरटीआई के अंतर्गत अपने बजट, व्यय, निविदा, अनुबंध, लाभार्थी आदि की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी चाहिए। स्वप्रकटीकरण मॉडल सरकार को उत्तरदायी और नागरिकों को सशक्त बनाता है। लोक प्रशासकों में नैतिक गुणों की आवश्यकता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। नागरिकों की समस्याओं को समझना और संवेदनशील समाधान देना। सत्यनिष्ठा। किसी भी व्यक्तिगत या राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य करना। सुदृढ़ीकरण है नैतिक व्यवहार को सम्मान व इनाम देना तथा अनैतिकता पर कठोर दंड। आचार संहिता। आचार संहिता एक औपचारिक दस्तावेज होता है
जो ये स्पष्ट करता है कि लोक सेवक को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये शासन व्यवस्था के भीतर एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींचता है, जिससे परे का आचरण अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार या कदाचार की श्रेणी में आता है। आचार संहिता की प्रकृति बाध्यकारी होती है। इसका उल्लंघन करने पर प्रशासनिक दंड, पदच्युत करना या कानूनी कार्यवाही संभव होती है। ये लोक सेवकों के व्यवहार को एक अनुशासित और उत्तरदायी ढांचे में बांधती है। उदाहरण है आदर्श आचार संहिता, चुनाव आयोग द्वारा जारी विभिन्न विभागों की आंतरिक सेवा आचार संहिताएं। नैतिक संहिता, जहां आचार संहिता शासन की दृष्टि से बाध्यकारी नियम है, वहीं नैतिक संहिता एक अंतरात्मा आधारित मूल्यबोध है, जो लोक सेवक की आत्मनिष्ठा, विवेक और आंतरिक सदाचार से प्रेरित होता है। ये किसी नियमावली में नहीं लिखा होता, बल्कि ये एक सामान्य कृत्रि जनरल एथिकल प्रैक्टिस के रूप में समाज और शासन के बीच सत्कर्म की प्रेरणा देता है। ये संकेत करता है कि निर्णय केवल कानूनी रूप से सही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी उचित होने चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए किसी अधिकारी को किसी निर्धन परिवार को सहायता देने का कोई कानूनी प्रावधान उपलब्ध नहीं है। फिर भी यदि वो एनजीओ या व्यक्तिगत सामाजिक संपर्कों के माध्यम से उस परिवार को सहायता उपलब्ध कराता है, तो ये उसकी नैतिक संहिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। नैतिक संहिता शासन में उच्चतम अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करती है और ये लोक सेवकों को कठिन परिस्थितियों में नैतिक निर्णय लेने की दिशा प्रदान करती है। कार्य संस्कृति। कार्य संस्कृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था या संगठन के मूल्य, अनुशासन, काम करने वालों की अभिरक्ति, परंपराएं और आचार संहिता की प्रभावशीलता मिलकर कार्य करती है। ये संस्कृति ये निर्धारित करती है कि किसी संस्था में काम करने के तरीके और कर्मचारियों के आपसी संबंध किस प्रकार होंगे। ये कार्यस्थल का माहौल और उत्पादकता को प्रभावित करती है। कार्य संस्कृति को समझने के लिए इसे विभिन्न घटकों में बांटा जा सकता है। संस्था के मूल्य। किसी संगठन के मूल्य ही कार्य संस्कृति का आधार होते हैं। ये मूल्य संस्थान के लक्ष्य, नीति और समाज में उसके योगदान को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए उपनिवेशवादी या हटकनेश। इस संस्कृति में कर्मचारियों के अधिकार और स्वतंत्रता सीमित होते हैं, जहां शीर्ष अधिकारी पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं। सामंतवादी। इसमें सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठे लोग नियमों और अधिकारों का नियंत्रण रखते हैं, जबकि निचले स्तर के लोग कमजोर होते हैं। शून्य लोकतांत्रिक। इसमें हर कर्मचारी को समान अवसर और अधिकार दिए जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, समानता और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। अनुशासन की स्थिति। कार्य संस्कृति में अनुशासन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका संबंध कर्मचारियों के आचरण, कार्यशैली और समय प्रबंधन से होता है। अगर अनुशासन सशक्त होता है और कर्मचारी अपने कार्य में ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो कार्य संस्कृति अच्छी मानी जाती है। यदि अनुशासन में कमी होती है, तो ये कार्य संस्कृति को प्रभावित कर सकता है। काम करने वालों की अभिवृत्तियाँ। कर्मचारियों की सोच, मानसिकता और उनके मूल्यांकन पर कार्य संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। अगर कर्मचारी सकारात्मक दृष्टिकोण और टीम के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक होते हैं, तो कार्य संस्कृति सशक्त बनती है। परंपराएं और आचार संहिता। किसी भी संस्था में स्थापित परंपराएं और आचार संहिता कार्य संस्कृति को परिभाषित करती है। आचार संहिता ये निर्धारित करती है कि कर्मचारी को क्या करना है और क्या नहीं। ये शासन व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के दिशा निर्देश प्रदान करती है। कार्य संस्कृति और शासन के आदर्श। कार्य संस्कृति और शासन के आदर्शों के संगतता। खराब कार्य संस्कृति। अगर किसी संस्था की कार्य संस्कृति शासन के आदर्शों के असंगत है, जैसे कि भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता या कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन, तो इसे खराब कार्य संस्कृति माना जाता है। इस प्रकार की कार्य संस्कृति से कर्मचारी असंतुष्ट, प्रभावशीलता कम और संगठन के लक्ष्यों का प्राप्ति में विफलता होती है। अच्छी कार्य संस्कृति। यदि कार्य संस्कृति शासन के आदर्शों से संगत है, जैसे कि ईमानदारी, न्याय, सामाजिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता,
तो ये अच्छी कार्य संस्कृति के रूप में स्थापित होती है। ऐसी संस्कृति कर्मचारियों को प्रेरित करती है, संगठन को सफलता की ओर बढ़ाती है और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराती है।